अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज देखें, हम लोग पहले से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 5 आप लोगों का था ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में। तो वो लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 1 आप लोगों को मिल चुका होगा। अब बारी है लेक्चर नंबर 2 की। मतलब कि ये आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 5 है इसका सेकंड हाफ है। ठीक है, फर्स्ट हाफ आप लोगों ने पहले कवर कर लिया था और सेकंड हाफ आज आप लोग कवर कर लोगे। तो मतलब ये 2 लेक्चर्स के अंदर आप लोगों के पास कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के बारे में हमने कहा था कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। यही बातें हम लोगों ने की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तकरीबन हम लोग यही चीजें उनके बारे में रिएक्शंस वगैरह, प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे। तो अब क्या कर रहे हैं, तो टॉपिक कहां से स्टार्ट होने वाला है? टॉपिक स्टार्ट होने वाला है भाई इन जैसा एक और ग्रुप भी आप लोगों के पास मौजूद है जो इनसे भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, जो इनसे भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो क्या है, वो कौन सा है, वो बात सीखेंगे। फिर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन सीखेंगे कि भाई ये आपस में कंपैरिजन करके कि हम लोग ये जान सकें कि कौन सा ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी शो करता है, किसका साइज बड़ा होता है। ये सब चीजें आज आप लोग सीखोगे इस लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ग्रुप 2 से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं, मतलब एलिमेंट जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनसे बनने वाले कंपाउंड है, उनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, भाई हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहे होते हैं। आप लोग देखो कि डेली लाइफ के अंदर आप लोग तकरीबन हर जगह, कोई बिल्डिंग खड़ी हो रही है, घरों में पेंट हो रहा है, ये सब चीजें ग्रुप 2 एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रही है। मतलब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स यहाँ पे कंपाउंड जो है वो इनके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो आप लोगों को देख के खुद पता चल जाएगा कि भाई हम लोग यहाँ यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, फिर उसके बाद आप लोग सीखोगे थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर थर्मल डिकम्पोजिशन कि हम लोग इनके कंपाउंड को कैसे हीट अप करके तोड़ सकते हैं। ठीक है, कौन से जल्दी टूटते हैं, कौन से लेट टूटते हैं, ये चीजें सीखोगे। फिर उसके बाद आप लोग सीखोगे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो एक्सट्रैक्शन के भाई आप लोग प्योरीफाई किस तरह करते हो मेटल्स को। ठीक है, आप लोगों के पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, उनमें से एक एक करके प्योरीफाई करके ये समझ लो कि एक ओरिजिनल कंपाउंड कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर आप लोगों को ये भी समझाऊंगा कि ये जो मेडिसिन वगैरह आप लोग देखते हो ना, आप लोग मेडिसिन उसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट पड़ी होती है। भाई ट्रांसक्रिप्ट उसके अंदर जो आप लोगों ने देखा होगा कि एक पेपर सा पड़ा होता है। ठीक है, उसके ऊपर उसके बारे में काफी कुछ लिखा होता है कि भाई यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसके अंदर ये एसिडिक नेचर है, ये हमारे अंदर एसिडिटी को कम करता है, ये हमारे अंदर बेसिडिटी को कम करता है, ये हमारे अंदर क्या काम कर रहा है, ये सारे मतलब मेडिसिन के अंदर इसका यूज सीखोगे। तो ये सब चीजें आज आप लोगों के लेक्चर का हिस्सा हैं। तो मतलब कि आज का लेक्चर बहुत मजे का होने वाला है, बहुत आसान लेक्चर है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम लोग ग्रुप 2 के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे अभी सीखते हैं। भाई कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, कौन सा कम है। ठीक है, तो वो डिपेंड। सबसे पहले हम लोग नाम इसका सीखेंगे। ग्रुप 1 के एलिमेंट का नाम होता है अल्कली मेटल्स। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब गौर से सुनना। ग्रुप 1 में आप लोग बोलोगे भाई ये तो हाइड्रोजन भी आ रहे हैं, हाइड्रोजन तो मेटल ही नहीं है। तो याद रखना सारे ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, अल्कली से वो कहलाएंगे जो हाइड्रोजन के अलावा है। हाइड्रोजन को अल्कली नहीं बोला जाएगा। ठीक है, बाकी सारे क्या है, मेटल्स हैं, उनको अल्कलीज हम लोग बोलेंगे। हम लोग ग्रुप 1 पूरे को देखेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 1 को स्टडी कर रहे हैं। तो ग्रुप 1 में हमने क्या कहा, इसका नाम है अल्कली और इसका नाम है अल्कलाइंस। तो हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, कंपेयर करते जाते हैं। ये इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ns1 एंड कोई भी नंबर ऑफ शेल। ठीक है, नंबर ऑफ शेल का सब शेल पे ऊपर मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, आखिरी इलेक्ट्रॉनिक। कोई भी ग्रुप 1 का एलिमेंट उठाओ, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, आखिर में s1 लिखा हुआ नजर आएगा कि वो s ब्लॉक का हिस्सा है और उसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसकी अगर करेंगे तो ns2 लिखा हुआ नजर आएगा कि आखिरी शेल का जो भी nth शेल है, आखिरी शेल है, उसका जो सबसे नंबर s है उसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी वजह से इसे ग्रुप 1 और इसे ग्रुप 2 का एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, सेकंड चीज, अब जितने इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोशन में वो उतने ही लूज कर सकते हैं। ठीक है, सुनते जाना। ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही शेल में आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो आप लोगों के जहन में आएगा भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर भाई वो वाला ज्यादा आप लोगों के पास रिएक्टिविटी शो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। याद रखना, ऐसा नहीं होता। रिएक्टिविटी डिपेंड करती है किन फैक्टर्स पे, वो बताता हूं कि भाई आप जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो आप लोगों के पास क्या होता है,
रिएक्टिविटी ज्यादा शो करता है इन दोनों में से, ठीक है। तो मतलब कि तो ये इन दोनों में से दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब रिएक्शन से समझाता हूं। देखिए इसके कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं Na, इसका मैं रिएक्शन करवाता हूं वाटर के साथ, तो हमारे पास बनेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बैलेंस कर लेते हैं, 2 यहाँ पे भी आ गया 2, तो यहाँ पे भी आ गया 2। तो ये आप लोग देखें सोडियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है ना, वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है NaOH बनता है, ठीक है, NaOH बनता है, मतलब ये रिएक्शन में हिस्सा लेता है, मतलब ये रिएक्टिविटी शो करता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये रिएक्शंस करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल लो, आप लोग बोलते हो कैल्शियम का रिएक्शन करवा देते हैं वाटर के साथ। जब रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, प्लस आप लोगों के पास क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है। तो यही चीज आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं कि दोनों के दोनों रिएक्शन शो करते हैं। अब इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर किस तरह पता चलता है, आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, इसकी, ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स ग्रेटर देन ग्रुप 1, ठीक है। यहां पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी लो, ठीक है, इनकी लो होती है। इनकी लो मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 के एलिमेंट से थोड़ी सी ज्यादा होती है। मतलब ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब यह है कि इनको निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को निकालने के लिए हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, या तो कम अमाउंट में एनर्जी इनके मुकाबले में देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के पास रिएक्टिविटी ट्रेंड लिख लेता हूं दोनों का, ठीक है। रिएक्टिविटी ये सब के लिए, दोनों के लिए ट्रेंड, ठीक है। रिएक्टिविटी ट्रेंड की हेडिंग ये है कि डाउन द ग्रुप के अंदर आप लोगों के पास क्या हो रहा होता है। यहां पे भी ग्रुप में डाउन जाते जाओगे ना, आप लोगों के पास क्या होता जाएगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। इसकी भी रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब आप लोग क्या करोगे, डाउन द ग्रुप, मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में नीचे की तरफ जाते जाओगे, आप लोगों के पास रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन यहां पे भी क्या होगा, ठीक है, यहां पे भी रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। अब आप लोगों के ध्यान में आ रहा होगा कि इसकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हो रही है। लास्ट मतलब लेक्चर था, अभी लेक्चर जो पिछला है, उस लेक्चर में समझाया, उसमें बताया था कि आप लोग क्या करते हो, साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आखिरी शेल में बहुत दूर हो जाता है न्यूक्लियस से भाई। अब वो बहुत दूर है, उसको निकालना वहां से क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो वहां से जितनी जल्दी निकलेगा ना, उतना जल्दी रिएक्शन होगा। अगर वो पास है, अगर वो न्यूक्लियस के करीब है, तो उसको निकालना मुश्किल है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो याद, रिएक्टिविटी कम होती है। जितना दूर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होता जाता है, इसी वजह से उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाती है उस एलिमेंट की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, ये अपने पास लिख लो भाई, ग्रुप 1 रिएक्टिविटी क्या है, ग्रेटर देन ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 की रिएक्टिविटी ग्रुप 2 से क्या है, ज्यादा है। समझ आ गई। तो ये कंपैरिजन आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लेना है, नोट्स ही मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। लास्ट में आईडी भी बताता हूँ, जो भी असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, मतलब कि स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है कि भाई इस चीज की समझ नहीं आई, वो मैं समझाऊंगा, ठीक है, अपनी इंस्टा की आईडी पे, ठीक है। तो वहां पे मुझे भेज देना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यूजेस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, टू ग्रुप 2 कंपाउंड्स, ठीक है। कि ग्रुप 2 के कंपाउंड्स आप लोगों के पास कहां कहां इस्तेमाल हो रहे हैं। अब भी बताया कि भाई आप लोगों के पास क्या चीजें बन रही हैं, आप लोग बिल्डिंग्स बना रहे हो, उनके लिए मटेरियल चाहिए, कहां से आता है, यहां से आता है। किस तरीके से बनता है, ये लोग बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं। तो अब कैसे देखते जाना, ठीक है। पहला यूज, मैं 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला है यूजेस ऑफ लाइमस्टोन इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि पहला लाइमस्टोन का इंडस्ट्रीज में क्या रोल होता है बताता हूं। सेकंड है यूजेस ऑफ स्लेट लाइम, स्लेट लाइम का क्या यूज है। फर्क याद रखना, यहाँ पे लाइमस्टोन है, यहाँ पे स्लेट लाइम है, ठीक है। ऐसा ना हो कि दोनों को मिक्स किया हो, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है।
यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, ठीक है। और थर्ड है यूजेस ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड इन मेडिकल। मेडिकल की फील्ड में क्या रोल होता है, तो ये तीनों मैंने डिवाइड किए हैं। अब मैं बताता हूँ कि कौन सा कंपाउंड कहाँ पे होता है। बहुत खिचड़ी सा बना के आप लोगों के उसमें लिखा हुआ है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगी, इसे नोट डाउन करो, ठीक है। साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट, पहला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या रोल है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन बोला जाता है। फॉर्मूला याद करो, कैल्शियम कार्बोनेट CaSO3, नहीं पढ़ा था ना, पढ़ा है ना, अभी पीछे पढ़ के आए भाई। रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट बनना सिखाया था, ठीक है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनना भी सिखाया है, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 के एलिमेंट। अब इसका रोल क्या है, अब इसका रोल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। जब हम पास सीमेंट होता है ना, किस लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए। बिल्डिंग के जो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं ना, मतलब उनको आपस में मटेरियल को, रॉक्स को ऊपर नीचे जमा करके जोड़ने के लिए जो काम होता है वो क्या होता है, आप लोगों के पास सीमेंट होता है। और सीमेंट बनाने के लिए जो पहला इनिशियल स्टेज में जो चीज चाहिए होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। असल में सीमेंट बनता किससे है, कैल्शियम ऑक्साइड से, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड आता किससे है, कैल्शियम कार्बोनेट से। कैसे आता है मैं बता देता हूं। अगर आप लोगों के पास कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आप लोग हीट करो, उसको हीट करो, ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां से चली गई, ये चीज बच जाएगी, और ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। अब ये रोस्टिंग स्टेप यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, और ये आगे सिखाने वाला हूं। तो अब ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, यही कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट बनाता है, ठीक है। तो मतलब कि हमें साथ कैल्शियम ऑक्साइड का भी यूज पता चल गया कि आप लोगों के पास ये क्या होता है, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ठीक है। समझ आ गई इस चीज की। सेकंड यूज, बिल्डिंग मटेरियल्स। कौन से मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये हटेंगे। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट किस तरह बनता है वो भी स्टेप समझा दिया। बिल्डिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं वो आप लोग बताओ, कि आप लोगों को बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या क्या चाहिए होते हैं, रॉक्स, मार्बल्स, चॉक्स, जितनी भी चीजें होती हैं ये सब कुछ इसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ही आ जाता है। कि भाई आप लोगों ने टाइल्स देखी होगी, टाइल्स बनती हैं वो इससे बनती हैं। आप लोगों के पास देखा होगा कि ब्लॉक्स होते हैं वो इससे बनते हैं, रॉक्स, ठीक है, ये सब चीजें इसके पास होती हैं, समझ आ गई है, ये इनसे बनाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट का इस तरह इंडस्ट्री के अंदर रोल है, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ये चीजें बनाने में हेल्पफुल होता है। तो दूसरा इसका यूज लिख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉइल, ठीक है। सॉइल अगर एसिडिक है, मतलब एसिडिक नेचर है, उसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, तो वो उसको कौन न्यूट्रल कर रहा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कौन, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद यूज इन स्टील इंडस्ट्री, किसके अंदर इस्तेमाल होता है, स्टील इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अब स्टील इंडस्ट्री के अंदर इसका क्या काम है, इसका काम होता है इंप्योरिटी को रिमूव करना। किसको रिमूव करना, इंप्योरिटी को रिमूव करने के काम आता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। समझ आ गई इन यूजेस की, और ये यूजेस हो रहे होते हैं आप लोगों के पास इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल, ठीक है। यही कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ग्रुप 2 से है ना, हाँ, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम के कंपाउंड है ना उसके ग्रुप 2 के, तो यही इस्तेमाल हो रहे होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूजेस इन द यूजेस ऑफ स्लेट लाइम इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के अंदर क्या रोल है, अब एग्रीकल्चर के अंदर इसका क्या रोल है, पहले हम लोग बता देते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है। तो आप लोग बताओ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यही फार्मूला है या नहीं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था ना अभी पीछे रिएक्शंस में सिखाया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को नाम दिया जाता है स्लेट लाइम का, ठीक है, किसका, स्लेट लाइम का। ये चीज याद रखनी है एमसीक्यूज के रूप में, कि अगर आप लोगों से पूछा जाए स्लेट लाइम का फार्मूला लिखो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, अगर लाइमस्टोन का लिखो तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट वाला लिखना है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने, ऐसा ना हो कि भूले हुए हो, समझ आ गई है। अब ये चीज याद रखना, इसका मेन रोल क्या होता है, इसका मेन होता है न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल,
एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल बनाता है, मतलब कि एसिडिक सॉइल का पीएच ज्यादा करता है। एसिडिक सॉइल का क्या मतलब होता है, ऐसी सॉइल, ऐसी जमीन, ऐसी जहां पे एग्रीकल्चर करना है ना, वैसी जमीन, उसके अंदर अगर हमारे पास एसिडिक नेचर पाई गई है, उसके अंदर एसिडिक नेचर, जब एसिडिक नेचर है तो बताओ उसके अंदर फसलें होंगी कि नहीं, वहां पे हम लोग बीज डालेंगे वो तो एसिड की वजह से खराब हो जाएंगे, वहां से फसल नहीं उगेगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, तो आप लोग बोलते हो उसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज्यादा है। तो अगर H पॉजिटिव आयन है तो हमें साथ में क्या चीज डालनी पड़ेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है, किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करवाएंगे तो ये आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, OH इसके साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर। अगर बैलेंस करो तो इधर 2 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर हमारे पास ऐसी नेचर है, ये समझ लो कि आप लोगों ने सॉइल के अंदर से सॉइल उठाई है, ऐसी सॉइल, ये H पॉजिटिव को सॉइल नहीं समझ लेना, ऐसी सॉइल उठाई है जिसके अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अब इसको इस सॉइल के अंदर मिक्स किया, डाला है। ठीक है, जिस तरह फर्टिलाइजर्स नहीं डालते इस तरीके से डाला है, तो जब डाला है तो वहां पे क्या हो गया, वाटर की प्रोडक्शन हुई है और कैल्शियम आयन बन गया, लेकिन अब एसिडिक नेचर क्या हो गई है, खत्म। ठीक है, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब और कहां कहां इस्तेमाल होता है, सिंपल, बहुत आसान है, आप लोगों ने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ये इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, साथ साथ चलते रहना। यूजेस ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड्स इन मेडिकल। अब मेडिकल की बात है, मैग्नीशियम, पहला क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या रोल है भाई, 3 है। ठीक है, ये तीनों मेडिकल में बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने चेक करना है कि ये हैं या नहीं है, तो आप लोगों को जब भी मेडिसिन लाते हो ना, दवाई वगैरह लाते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस पर्ची निकालते हो तो उसके अंदर एक ट्रांसक्रिप्ट सी पड़ी होती है जिसके ऊपर इसके फार्मूले, डेट ऑफ सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ आप लोग उठा के देखना, उसके अंदर आप लोग इस काबिल हो गए हो कि आप वो पढ़ सकोगे कि भाई कि इसके अंदर क्या पाया गया और इसका काम क्या है। ठीक है, वो इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो चीज लाजमी एक न एक दफा देखनी है, ट्राई करनी है, शायद मिल ही जाए, शायद आप लोगों को समझ आ जाए, तो उससे ज्यादा आप लोगों को इजीली समझ आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, मैं फार्मूला लिख के आप लोगों को समझा देता हूं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसको बोला जाता है, MgOH होल ट्वाइस को। अब इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मैं दूसरे मार्कर से लिख लेता हूं, आप लोगों को सही समझ आ जाएगी। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये कहां पर इस्तेमाल होता है, ये आप लोग इस्तेमाल करते हो ऐसी मेडिसिन के अंदर जो आप लोग अगर इनहेल करते हो, लेते हो ना, अगर आप लोगों के मैदे के अंदर जलन सी हो जाती है, देखो जब ये तब कब इस्तेमाल करते हैं, सोचो आप लोग बाहर गए हो भाई, आप लोगों ने भाई पराठा रोल खाया है भाई, आप लोगों ने सब्जी वगैरह, मतलब कि मसाले वाली चीजें खा रहे हो, बिरयानी वगैरह, जब मसाले वाली चीजें खाते हो तो भाई फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों के मैदे में जलन सी शुरू हो जाती है, तेजाबियत बढ़ जाती है, तो आप लोग देखते हो कि भाई आप लोगों का ये गला और ये सारा जल रहा होता है। तो तेजाबियत का ज्यादा हो जाना मतलब वहां पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, HCl की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी है भाई, आप लोगों का स्टोमच कभी कभी जल रहा होता है। ठीक है, आप लोगों ने महसूस किया होगा। फिर आप लोग एक दवाई लेते हो, ठीक है, जिसका आप लोगों के पास हल्का हल्का ऐसा बेसिक सा टेस्ट होता है। ठीक है, सफेद कलर की भी होती है और पिंक कलर की, तकरीबन सारे इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना है कि जिस तरह डाइजेस्टिव राइट होती है, शायद उसका एग्जैक्ट नाम, तो आप लोगों ने देखना है कि वो मैग्नीशियम उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, वो जब आप लोग लेते हो तो आप लोगों को ठंडा ठंडा फील होता है कि वो एसिडिटी को कम कर रहा होता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास इसका जो काम होता है, एग्जैक्ट काम गौर से सुनो। ठीक है, वो क्या होता है, इसका काम होता है न्यूट्रलाइज करना, न्यूट्रलाइज एक्सेस HCl इन स्टोमच के अंदर इसका कम करना। ठीक है, किसका कम करना, HCl की मिकदार को जाके न्यूट्रल करना। ठीक है, वो इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है। तो ये ऐसी मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होता है। दूसरा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का क्या फार्मूला होता है, हमारे पास बेरियम सल्फेट का फार्मूला होता है BaSO4। ठीक है, BaSO4
4, ठीक है, नजर आ रहा है क्योंकि बहुत नया मार्कर बहुत हल्का लिख रहा है। तो BaSO4 मैं मुंह से बोल रहा हूँ, तो आप लोगों के पास बेरियम सल्फेट होता है। अब बेरियम सल्फेट असल में क्या होता है, ये आप लोगों के पास डायग्नोसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप लोगों के मैदे में कोई बीमारी है या डिसऑर्डर है, या आप लोगों के स्टोमिक एरिया में कोई डिसऑर्डर है, तो ये वहां हेल्पफुल करता है। लेकिन आप लोग जो एक्सरेज वगैरह करवाते हो ना, एक्सरेज के लिए ये प्लेटफॉर्म भी मुहैया करता है। तो हम लोग सिंपल यहां पे लिख लेते हैं यूज्ड इन, आप लोग सिंपल लिखो यूज्ड एज कंट्रास्ट मीडियम इन एक्सरे इमेजिंग, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, मैंने सिंपल लिख लिया कि किस लिए यूज एज अ कंट्रास्ट मीडियम इन एक्सरे इमेजिंग, कंट्रास्ट मीडियम के तौर पर काम आता है एक्सरे इमेजिंग के अंदर, ठीक है, हमें तौर पर। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें जिसकी ओरल यूजेस लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने साथ नोट कर लेना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे नोट करो कि क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। अभी मैंने बताया कि अभी आप लोगों ने कहा कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है, तो मतलब कि ये आप लोगों के पास पता चलाता है, ठीक है, ये डायग्नोसिस में हेल्प करता है। अब डायग्नोसिस पूरी बॉडी की नहीं, सिर्फ कौन से दो एरियाज की, एक स्टोमच की, एक आप लोगों के इंटेस्टाइन की। अगर आप लोगों के इंटेस्टाइन में स्टोमच में कोई मसला है तो वो इसकी वजह से हल होगा। मतलब ये सिर्फ डायग्नोस करके आप लोगों को पता बताता है कि भाई यहाँ पे मसला है, यहाँ पे मसला है। और याद रखना ये सॉल्युबल नहीं है, हमारी जो बॉडी है ना, मतलब कि हमारे मैदा या हमारा आगे से स्टोमच, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसको अब्सॉर्ब नहीं करती, ये इनसॉल्युबल होता है, मतलब डिसॉल्व फॉर्म में अंदर नहीं जा सकता हमारी बॉडी के अंदर। तो ये आप लोगों के पास रिमूव हो जाता है आखिर में, लेके डायग्नोस करता है इनके अंदर डिसऑर्डर को, ठीक है। किस चीज को करता है, डिसऑर्डर को। अब वो मैंने बता दिया है कि वो डिसऑर्डर कौन सी जगह पे हो सकता है, मैं वजह नहीं है, पास लिख लो, स्टोमच के अंदर, और कहां पे, आप लोगों के इंटेस्टाइन्स के अंदर, ठीक है। और लास्ट में है बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या आप लोगों की बुक में नहीं है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग याद कर लो तो बहुत फायदा, बहुत आसान चीज है। ये आप लोगों ने ज्यादातर इस्तेमाल किया होगा, ये वीक बेस होती है ना, तो ये वीक बेस ज्यादातर इस्तेमाल होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। कहां पे, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। आप लोग बोले कि भाई केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री गुजारे, हाँ, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आप लोग क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब स्टिचियोमेट्री के अंदर इस्तेमाल हो रही है। आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, लास्ट मतलब 11वीं के अंदर, तो आप लोगों ने स्टिचियोमेट्री पढ़ी थी, स्टिचियोमेट्री के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये कौन सा स्टिचियोमेट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि टाइट्रेशंस के प्रोसेस होते हैं। टाइट्रेशन में आप लोग क्या करते हो, टाइट्रेशन में आप लोग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि आप लोग क्या करते हो, एसिड और बेस की कंसंट्रेशन मालूम करते हो। तो मतलब ये आप लोगों के पास टाइट्रेशन में हेल्प करता है, टाइट्रेशन फाइंड करने में। टाइट्रेशन भी किसकी, ज्यादातर वीक एसिड की टाइट्रेशन को मालूम किया जाता है। अब आप लोग को बोलोगे सर ने तो भाई बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखवा लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड के तो फॉर्मूला ही नहीं बताया। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए ना, हाँ, तो खुद याद करो, मैं बोल देता हूँ BaH ठीक है। तो ये चीज याद रख लेनी है, ठीक है। और सेकंड बहुत आसान यूज है, वो है लुब्रिकेंट के तौर पर, लुब्रिकेंट ऑयल के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। समझ आ गया, यही तक थे यूजेस आप लोग के, यहाँ हो गए यूजेस खत्म। अब जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये हम लोग करते हैं रेज, और नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बहुत आसान टॉपिक है आज का। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। थर्मल डिकम्पोजिशन पहले सीखेंगे, फिर ग्रुप 2 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को बुलाएंगे, ठीक है। ग्रुप 2 के जो कंपाउंड्स है ना, तो उनकी थर्मल डिकम्पोजिशन करवाई जाएगी उन कंपाउंड्स की, ठीक है। जब वो कंपाउंड्स आएंगे उनको तोड़ा जाएगा विद द हेल्प ऑफ हीट। थर्मल मतलब हीट, तो मतलब कि आप लोग सबसे पहले लफ्ज को समझो कि थर्मल का मतलब क्या होता है। थर्मल बोला जाता है हीट देकर, क्या देकर, हीट देकर। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज को अगर हीट तो वो मतलब टूट के किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, अपने कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाए जिनसे वो मिलकर बनी है, ठीक है। आयंस के अंदर बन जाना, ये यहाँ पर बात हो रही है कि अगर दो चीजें थी, ये दो पहले आपस में जुड़ी हुई हैं, इन दो को अगर हीट दोगे तो ये किस तरह आपस से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इसे बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट। तो ठीक है, तो पहले इसके दो तरीके, ठीक है, मतलब आप लोग यहाँ दो कंपाउंड्स को आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। एक आप लोगों के पास कार्बोनेट और दूसरा सल्फेट, ना सॉरी नाइट्रेट, ठीक है। दो हैं आप लोगों के पास, एक क्या है
क्या लिखा हुआ है, कार्बोनेट और दूसरा नाइट्रेट, इन दो की आप लोग थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ोगे, फिर उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे। ट्रेंड्स का मतलब ऑर्डर के डाउन द ग्रुप आप लोगों के पास जितने भी आप लोगों के पास कार्बोनेट है वो इंक्रीज हो रही है, वहां पे थर्मल स्टेबिलिटी की डिक्रीज हो रही है, कि मतलब वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, कि उन्हें ज्यादा टेम्परेचर दे के तोड़ना आसान है, या वो इजीली थोड़े कम टेम्परेचर पे ही टूट जाते हैं। दोनों का सीखेंगे, तो दोनों का एक चीज याद रखनी है, अगर ये सीख लिया तो ये इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगी, दोनों का ट्रेंड्स एंड स्टेबिलिटी सेम होता है, सेम रीजंस के साथ सेम है सब कुछ, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये चीजें आप लोगों ने थोड़ा सा देख लेना, बस इतना ज्यादा है नहीं है, थोड़ी सी चीजें देखनी है। आगे चलते हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, पहले डिफिनेशन अभी आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। ब्रेक डाउन of molecule or compounds into components, यानी आयंस, कैटायन और एनायंस, ठीक है, बाय यूज ऑफ हीट, ठीक है। हीट की मदद से आप लोग क्या करते हो, उन चीजों को तोड़ते हो, ठीक है, हीट प्रोवाइड करके, तब इसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है, ठीक है। तो कार्बोनेट है, तो आप लोगों के पास मैं जनरल फॉर्म एक लिख लेता हूं, आप लोगों के पास आसान हो जाएगा, ठीक है। जनरल फॉर्म अपने पास लिख लो, जनरल फॉर्म समझ आ गई तो सब के सब वैसे ही होते हैं, पूरे ग्रुप के जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है ना, आगे कार्बोनेट सेम सेम जुड़ा होगा, अगर डिकम्पोज कराओगे सेम सेम रिजल्ट बनते जाएंगे। लेकिन आप लोगों के पास जनरल फॉर्म आप लोगों को आनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या है, MCO3, मतलब M यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप 2 के मेटल्स को, मेटेलिक कार्बोनेट्स। जब आप लोग इनको क्या करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, जब इनको हीट प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो यहाँ से उड़ जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे मेटल की जगह एक मैं एलिमेंट लेके बताता हूं, तो एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। तो एग्जांपल में बोलता हूं, आप लोग यहाँ पे ले लो कैल्शियम, यहाँ पे ले लो मैग्नीशियम, यहाँ पे ले लो जो मर्जी आप लोग का दिल करे, मैं दो का लेके बता देता हूँ। तो अगर हम लोगों के पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम लोग क्या करो, हीट दो, क्या दो, हीट दो। और यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो इसको अगर आप लोग हीट दो तो क्या होगा, मैं एक करवाऊंगा, एक आप लोगों ने करके बताना, देखना। अब ये कैल्शियम किसकी जगह पे है, मेटल M की जगह पे, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड, मतलब कैल्शियम के साथ क्या जुड़ा होगा, ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कैल्शियम के साथ आ गया ऑक्सीजन, पीछे क्या बच गया, गैस, तो ये यहाँ से उड़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या चीजें बनेंगी, ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, ये अभी कमेंट में लिखो भाई, मुझे पता चले आप लोगों को ये समझ आ रही है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अभी बताओ कि यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हीट अप करोगे तो वो थर्मल डिकम्पोज होगा किसके अंदर, तो ये आप लोगों ने बता देना है। समझ आ गई इस चीज की। अब ये थी आप लोगों के पास थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट डाउन द ग्रुप, ये सारी इसी तरीके से चलती रहती है, लेकिन हीट पे डिपेंड करती है कि कौन सी ज्यादा हीट पे डिकम्पोज होता है और कौन सा कम पे। तो वो चीज हमें कौन बताता है, ये ट्रेंड्स एंड स्टेबिलिटी। ये अलग टॉपिक डाला हुआ है, लेकिन मैं इसको एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग कार्बोनेट के साथ उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बताओगे, नाइट्रेट के साथ उसकी, तो आसान हो जाएगा। तो ट्रेंड्स इन थर्मल स्टेबिलिटी, तो सिंपल याद रखो कि इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में अगर आप लोग नीचे की तरफ जाते जाते हो, मतलब कि आप लोग डाउन द ग्रुप जाते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट आयंस बढ़ती जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होते जाते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते जाते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो मतलब कि सबसे पहले कौन टूटेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट टूटेगा, फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, फिर उसके बाद इस तरह करते करते आखिर में बेरियम कार्बोनेट टूटेगा। मतलब कि बेरियम कार्बोनेट एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है, स्टेबल कार्बोनेट है, ठीक है। आप लोगों के पास जैसा बेरियम कार्बोनेट एक स्टेबल है, ठीक है। क्यों ज्यादा स्टेबल है वो आप रीजंस देखेंगे, ठीक है। तो पहले ट्रेंड्स हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट आ गया, वो सबसे पहले टूटता है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, उसके बाद जल्दी जल्दी अपने पास ये साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। ठीक है, ये इसका ट्रेंड बनेगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल, यहां पे मैं लिख भी देता हूं आप लोगों को याद हो कि इजीली डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है, इजीली ब्रेक हो सकता है। ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर
स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इधर जाते जाते हो ना, आस्ता आस्ता स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। समझ आ गई। अब रीजंस की तरफ आएंगे, क्या रीजन है। ठीक है, गौर से मैं एक फिनोमेना बता देता हूँ, एक चीज याद रखना। ठीक है, मोटू पतलू की जोड़ी जो होती है ना, वो वही कार्टूनों में ही अच्छी लगती है, यहाँ पे नहीं अच्छी लगती। ठीक है, यहाँ पे एक जैसे जो आयंस होते हैं, एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं, वो आपस में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनमें ज्यादा दोस्ती होती है। ठीक है, याद रखना है कि मतलब कि अगर एक छोटा एलिमेंट है उसके साथ, मतलब छोटा एलिमेंट या आयन है, उसके बाद उसके साथ अगर छोटा एलिमेंट आयन आके मिलता है ना, ये कंपाउंड कोई भी, वो आके मिल देंगे ना, उनके दरमियान गहरी दोस्ती होगी, उनके दरमियान गहरी दोस्ती होगी। ऐसा नहीं है कि भाई एक छोटा है और एक इतना बड़ा है, उसकी दोस्ती आपस में नहीं होती, वो ये केस है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो बड़े हैं उनकी आपस में ज्यादा स्ट्रांग दोस्ती होती है, और जो छोटे उनका आपस में, तो जाहिर बात है भाई, बड़े छोटे का मिलाप बनते ही नहीं। आप लोगों को खुद पता है कि भाई बड़ा आदमी मेच्योर, वो छोटे बच्चे से उसके क्या लेना देना, वही काम ये वाले शो करते हैं, बड़े मेच्योर लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रीजंस देखना, समझ आ गई इस चीज की कि जो कैटायंस बनते हैं ना, कैटायंस मतलब कि यहाँ जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कैटायंस ही बना रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है। जैसे कि Mg+2, कैल्शियम +2, ठीक है, Sr+2, Ba+2। मतलब कि ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनके आयंस की आप लोगों के पास नजर आ रही है किस तरीके से कैटायंस बनते हैं। तो याद रखना कि आप लोगों के पास जो होते हैं स्मॉलर आयंस, वो होते हैं हायर चार्ज डेंसिटी वाले। क्या होते हैं, हायर चार्ज डेंसिटी वाले। ठीक है, क्योंकि ये लोअर छोटे कंपाउंड होते हैं, इनका साइज क्या होता है, कम। ये समझ लो कि इसका साइज इतना है, और उसके बाद साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। मतलब कि मैं एक ऑर्डर में लिख लेता हूं, आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे मैं बोलता हूं इसका साइज इतना है, इसका साइज इतना है, इसका इतना है, और इसका उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो मतलब कि आप लोगों के पास साइज बड़ा होता है, ये तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप जाते हो साइज बढ़ता है, तो इस आयन का भी साइज क्या हो रहा होता है, डाउन द ग्रुप इस तरीके से बढ़ होता है। साइज समझ आ गई, बढ़। अब आप लोग बोलोगे कि इसके साथ मिल रहा कौन है, इसके साथ आप लोगों के पास कौन मिल रहा है, कार्बोनेट, CO3। ठीक है, ये CO3-2, इसका भी साइज बड़ा होता है, इसका भी साइज बड़ा होता है, इसका भी लार्ज साइज है, इसका स्मॉल। अब ये बताओ कि जब ये लार्ज साइज वाला छोटे के साथ मिलेगा, ज्यादा स्टेबल होगा कि लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि यहां पर इसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है, ज्यादा, तो जिसकी वजह से लेस स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूं कि डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, या वीक आप लोग बोल देते हो, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो यही रीजन है कि ये जो है ना, ये वाले इन चारों की बात करूं, इसका साइज छोटा, वो इसके साथ मिलेगा ना, तो वो इजीली टूट सकता है। मैग्नीशियम और कार्बोनेट का आयन इजीली टूट सकता है, क्यों, क्योंकि एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है। तो वहां पे क्या हो रहा होता है, वहां पे हम लोग सिंपल बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। किसकी वजह से, स्मॉल आयन की वजह से। स्मॉलर आयन होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, जितनी चार्ज डेंसिटी होती है उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है, जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है उतना लेस स्टेबल हो जाता है। समझ आ गई। तो ये यहाँ पे काम हो रहा है। दूसरा, अब नीचे की तरफ क्या हो रहा है, पोलराइजिंग पावर वीक हो गई है, कम हो गई है। जब पोलराइजिंग पावर कम हो गई है इसकी, वो लार्जर मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज रह गई है तो आप लोगों ने बताना है। ठीक है, अगर कोई भी मसला है तो दोबारा पूछ सकते हो, यही काम इसके अंदर होने वाला है। तो आप लोगों को सिंपल याद रखना है कि जो कार्बोनेट आयन होता है इसका साइज होता है लार्जर साइज होता है। ठीक है, तो ये ज्यादा इसी के साथ ही मिलेगा, तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा, जो जितना बड़ा है वो उतने बड़े के साथ ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल दोस्ती बनाएगा। तो जब ये बड़ा है तो ये इसका मिलेगा तो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, तो इसको तोड़ना आसान है और मुश्किल है। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा हीट हमें देनी पड़ेगी। और इनका क्या है, बाकियों के साथ इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उस तरीके से नहीं बनता, तो फिर उसको तोड़ना आसान हो जाता है, तो उसके लिए कम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है। समझ आ गई। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों हो रही है,
वो आप लोगों ने रीजंस देख ली, ट्रेंड्स इसके उसके अंदर नाइट्रेट के अंदर भी साथ यही है। अब आ जाते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्राइट्स, ठीक है। तो नाइट्रेट्स हैं जो आप लोगों के पास, इनको आप लोग क्या करते हो, कैसे डिकम्पोज करवाते हो, क्या ये डिकम्पोज होते हैं, मतलब कि थर्मल डिकम्पोजिशन होती है कि मतलब आप लोग इनको हीट दो तो ये अपने कंपोनेंट के अंदर टूटते हैं या नहीं। तो डेफिनेशन दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है कि आप लोगों को डिकम्पोजिशन की, थर्मल डिकम्पोजिशन की आती है ना। तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों के पास नाइट्रेट आयन होता है, क्या है, जो होता है NO3-1, इसके ऊपर -1 चार्ज NO3 होता है, ठीक है, -1 चार्ज होता है। अगर मैं नाइट्रेट कंपाउंड ग्रुप 2 के एलिमेंट का पूरे कार्बोनेट आयन का लिखूं तो वो आप लोगों के पास होता है, ठीक है, चीज समझ आ गई है। ये आप लोगों के पास उसकी जनरल फॉर्म होती है कि इस तरीके से जितने भी नाइट्रेट है उनको लिखा जाता है। एम यहाँ पे क्या है, ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट लगा दो बेरिलियम पहले को छोड़ के, ठीक है, तो बाकी सारे। तो अब आप लोगों के पास एक जनरल फॉर्म लिखता हूं, जनरल फार्मूला, ठीक है। इस जनरल फार्मूले से आप लोग बता सकोगे कि इजीली किस तरीके से टूटता है, ठीक है। तो याद रखना कि मैं लिखता हूं मेटालिक NO3, जब इसको आप लोग क्या देते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, क्या प्रोवाइड करते हो, हीट। तो आप लोगों के पास उसी तरीके से मेटालिक ऑक्साइड्स बनते हैं, आप लोगों के पास NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस होती है ये भी यहाँ से उड़ जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी उड़ जाती है। अब आप लोगों को पता चलता है कैसे कि रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकली है इसका ब्राउन कलर होता है, ये ब्राउन कलर ऊपर की तरफ उठ रहा होता है। तो आप लोगों को पता चल जाता है कि जो आप लोगों ने नाइट्रेट डाले हैं, मतलब कि ग्रुप 2 के जो नाइट्रेट थे, अगर उनको हीट अप करोगे तो वहां पे रिएक्शन डिकम्पोजिशन उनकी होना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो मतलब कि आप लोगों को वहां पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। तो ऑब्जर्वेशन की हेडिंग दे देते हैं कि क्या चीजें ऑब्जर्व करोगे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या चीजें आप लोगों ने देखनी है, सबसे पहले NO2 का निकलना। NO2 का कैसे पता चलेगा, एक ब्राउन कलर की गैस होगी और उसके बाद पीछे क्या बच जाएगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड पीछे बच जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लो उसकी करवाओ, ठीक है। तो मैं एक की मैं करवाऊंगा, दूसरे की आप लोगों ने करनी है, ठीक है। कैल्शियम, तो ये आप लोगों के पास क्या बनेंगे, एम की जगह में बस वो एलिमेंट डाल दो, ठीक है। तो यहां पे देखो कि आप लोगों के पास क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहां से क्या हो गए, उड़ के गैस की फॉर्म में निकल गए। पीछे आप लोगों के पास बच क्या जाता है, मेटल ऑक्साइड। ये चीजें आप लोगों ने ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। तो अब आपके पास है ट्रेंड एंड स्टेबिलिटी। अब इसका ट्रेंड ही बताना है। तो आप लोगों को मैं सिंपल बता देता हूं, NO3 जो आयन है ये आप लोगों के पास, ठीक है, ये आप लोगों के पास जो है जो बना है, ये आप लोगों के पास क्या है, ये भी लार्जर साइज वाला होता है। क्या होता है, इसका साइज भी लार्जर होता है, लार्जर साइज होता है। तो इसकी भी रीजंस क्या होंगी, क्या यही। तो मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड क्या होने वाला है, सेम। तो मतलब ये बोल दो, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज इन ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आप लोगों के पास थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। तो मतलब यही ट्रेंड बनेगा, लेकिन मुख्तलिफ यहाँ पे नाइट्रेट्स लिखने हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग ये वाले लिखते जाओ, मतलब कार्बोनेट्स को छाप दो उठा के, ठीक है। तो ये ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के पास स्ट्रोंशियम और लास्ट में आप लोगों के पास बेरियम, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल आप लोगों के पास ये होता है, ठीक है। और रीजन क्या है, मैं यहाँ पे रीजन आप लोगों को बता रहा हूं। रीजन क्या है, सेम एज कार्बोनेट, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कार्बोनेट में जो रीजन सीखी थी वही रीजन यहाँ पर इस्तेमाल करनी है, ठीक है। यही रीजन वहां पे बतानी है कि सेम काम होगा, क्योंकि उसका लार्जर साइज होता है। समझ आ गई इस चीज की। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। बस ये रेस कर ले, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास टॉपिक वो है किसके ऊपर, आप लोगों ने सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स देखने हैं। सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं उसके ऊपर आते हैं। सॉल्युबिलिटी बोलते हैं अगर आप लोगों के पास कोई भी कंपाउंड है वो कितनी जल्दी पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। डिसॉल्वेशन एबिलिटी को, मतलब कि जो जितनी जल्दी पानी के अंदर डिसॉल्व हो क्या इसके अंदर कन्वर्ट होता है, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी पावर उतनी ज्यादा है। तो यही बात आप लोग आज सीखोगे कि आप लोगों ने देखने हैं कि जो ग्रुप 2 के हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स हैं और सल्फेट है। तो हाइड्रोक्साइड और सल्फेट आयंस, जो सल्फेट, ठीक है, ग्रुप 2 के, अगर इनको हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो कौन जल्दी हल होगा, कौन जल्दी हल नहीं होगा, डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। तो इन चीजों को आप लोगों ने
ने देखना है। तो पहला क्या है, पहले हाइड्रोक्साइड को देख लेते हैं, फिर सल्फेट की तरफ जाएंगे। तो पहला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। तो ये आप लोगों ने देखना है इसमें से कि ग्रुप 2 एलिमेंट के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो आप लोगों के पास किस तरीके से ग्रुप 2 के मतलब सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर शो करते हैं। तो याद रखना कि सॉल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, मतलब कि जो पहले कंपाउंड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हल होंगे, आखिर वाले ज्यादा तेजी से डिसॉल्व होंगे। तो ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो मतलब कि आप लोगों के पास MgOH होल ट्वाइस से लेकर आप लोगों के पास BaOH होल ट्वाइस तक यहां पे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखते जाना सीन। अब यहां पे मैं एक ऑर्डर लिख रहा हूं इनका, ये ऑर्डर अपने पास लिख लें कि ये ऑर्डर आप लोगों को याद हो कि सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कौन शो करेगा, ये वाला, ठीक है। MgOH होल ट्वाइस इसकी सबसे कम है, तो उससे ज्यादा किसकी होगी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, उससे ज्यादा किसकी होगी, ठीक है। आप लोगों ने इसी तरह बताते जाना है सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कौन शो करेगा, ये शो करेगा। ये क्यों शो कर रहा है उसकी भी रीजन बताता हूं। तो रीजन अभी आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। रीजन के OH नेगेटिव का जो साइज है ना वो बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल है। क्या है, स्मॉल है। तो OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH नेगेटिव आयन की बात हो रही है ना, ये सल्फेट आयन SO3 मतलब वो बाद में बात करते हैं वो किसकी बात, OH नेगेटिव आयन की बात हो रही है। OH नेगेटिव आयन क्या है बताओ ना, OH नेगेटिव आयन स्मॉलर साइज होता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसके साथ बनाएगा कि इसके साथ, अपने जैसे के साथ। Mg का साइज स्मॉल है तो OH का इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बेरियम के साथ Ba के साथ बनाएगा तो वीक बॉन्ड बनेगा, तो वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। तो यही बात बता रहा हूं कि इसकी क्या हो जाएगी, आप लोगों के पास ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, ये लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब इसके कुछ आप लोगों की बुक में ना ये ABCDE की तरह आप लोगों के पास पॉइंट बनाए, इस तरीके से नहीं है, ठीक है। इनकी रीजंस के पॉइंट्स हैं वो आगे कि जिसमें हाइड्रेशन, लैटिस एनर्जी और ये सारे जो तीनों पॉइंट्स हैं ना, नेक्स्ट तीन है जो BCD, ये तीनों आप लोगों के पास इसी का ही हिस्सा है, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ ग्रुप 2 के एलिमेंट का ही हिस्सा है, इसकी रीजंस बताई गई हैं। तो पहले की तरफ आएंगे, पहली क्या रीजन है, ठीक है। आप लोगों ने अभी नाम सुना था क्या, हाइड्रेशन, ग्रुप 2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, ठीक है। चेंज इन, मैंने इन लिखना भूल जा, चेंज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि आप लोगों के पास जो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है कि जब भी आप लोगों के पास हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है कि अगर किसी भी कैटायन को या अगर किसी भी चीज को, कंपाउंड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं ना तो वो आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है और जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो उसको हर साइड से घेर लेते हैं। जब वो हर तरफ से घेरते हैं तो वो अपने अंदर से आयंस के अंदर जब कन्वर्ट हो रहा होता है अपने अंदर से क्या रिलीज करता है, एनर्जी को लूज करता है। और वो एनर्जी कितनी होती है, उस एनर्जी को नाम दिया जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि आप लोग पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद वहां से निकलने वाली एनर्जी की बात करते हो तो वो हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाती है। अब असल में हाइड्रेशन एंथैल्पी कुछ चीजों पे डिपेंड कर रही होती है, तो याद रखना He से रिप्रेजेंट करूंगा हाइड्रेशन एंथैल्पी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन आयन पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयन के, साइज ऑफ आयन के। मतलब के साइज ऑफ आयन जितना बड़ा होगा हाइड्रोजन एंथैल्पी उतनी कम होगी। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे चीज हम लोगों ने क्या कहा था कि आप लोगों के पास जो हाइड्रोजन एंथैल्पी है उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, साइज ऑफ आयन के साथ, साइज ऑफ आयन के साथ। तो कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, छोटा या बड़ा? तो जाहिर बात है जो बड़ा आयन होगा वो जल्दी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये मतलब आप लोगों के पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है कि मैंने अभी कहा कि आप लोगों के पास MgOH होल ट्वाइस है, यहाँ पे क्या बोला गया, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी लो है, इसकी एनर्जी लो अपने पास देख लें, और जाते जाते BaOH होल ट्वाइस की निकालो, इसकी एनर्जी क्या है, हाई है,
क्योंकि ये ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती जाती है ग्रुप के अंदर। समझ आ गई इस चीज की? समझ आ गई इस चीज की? ठीक है, अपने पास नोट कर लो। अब मैं इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पढ़ाऊंगा कि आप लोग यहाँ पे अभी देख लो कि आप लोगों के पास इसका ट्रेंड कैसे बनता है। ठीक है, स्मॉलर आयन की जो आप लोगों के पास होता है हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि स्मॉलर आयंस जो होते हैं, मैं यहाँ पे आप लोग आयंस की बात कर रहा था। आयंस की ये आप लोगों ने ठीक लिखा हुआ है, आयंस की बात करो। आयंस में जो होता है ना तो वो यहाँ पे ये सीन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइज के साथ इसका कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ से गलत हो गया तो आप लोगों ने याद रखना है कि इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि एनर्जी क्या हो रही होती है? रिलीज हो रही होती है। ठीक है, छोटे आयन ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, बड़े कम। तो अब ये चीज याद रखनी है, और से सुनना ये चीज। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है जितना बड़ा आयन होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। जितना बड़ा आयन होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम होगी। तो मैग्नीशियम बड़ा आयन है, मतलब मैं आयन के सामने आप लोगों के सामने लिख लेता हूं, Mg+2, Ca+2, Sr+2 और Ba+2। अब सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? जो सबसे छोटा है। जो उससे बड़ा उसकी उससे ज्यादा, जो उससे बड़ा हो उसकी ज्यादा। इस तरह हाइड्रेशन एनर्जी इनकी बढ़ती जाएगी, जब मतलब कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा Mg+2 की होगी। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? हीट ज्यादा निकल रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप लोग यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिलीजिंग प्रोसेस हो रहा है, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास ये चीज याद रख लेनी है अभी तक के लिए। जो आप लोगों का सी पॉइंट है वो चेंज इन लेटेस्ट एनर्जी था। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किस टाइम पे? ये उस टाइम पे रिलीज होती है जब आयंस कंबाइन होकर आप लोगों के पास क्या बनाते हैं? लैटिक्स, आयनिक लैटिक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो जब ये चीज बनती है उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप लोग लेटेस्ट एनर्जी का नाम देते हो। ठीक है, समझ आ गई? डेल्टा एच एल ए टी के नाम से रिप्रेजेंट आप लोग इसको करते हो। ये भी आप लोगों के पास डिपेंड करता है साइज ऑफ कैटायन और एनायन पे। किस पे डिपेंड कर रहा होता है? ये भी डिपेंड करता है साइज ऑफ कैटायन और एनायन पे। ठीक है, तो यहां पे देखना एक चीज, अगर स्मॉलर आयन है तो क्या होगा, तो अगर बिगर आयन है तो क्या होगा। अगर स्मॉलर आयन है, अगर स्ट्रॉन्ग स्मॉलर आयन है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। क्या होगी? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इसका मतलब है कि हाई लेटेस्ट एनर्जी है, हाई लेटेस्ट एनर्जी है। तो हाइड्रेशन और इसका जो आप लोगों के पास ट्रेंड है वो सेम बन रहा होता है। ठीक है, तो ये रीजंस आप लोगों को पहले हाइड्रेशन की बताई कि क्या हो रहा है, फिर इसके ओवरऑल में बताऊंगा, इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, हाई लेटेस्ट एनर्जी होती है। ठीक है, तो मतलब कि जो छोटा है उसकी हाई लेटेस्ट एनर्जी होगी, तो इसी तरीके से उसके बाद आएगा ये वाला, इसकी उससे कम लेटेस्ट एनर्जी होगी। उसके बाद आएगा ये वाला ऐसा +2, इसकी उससे कम, और लास्ट वाले की सबसे कम लेटेस्ट एनर्जी होगी। ठीक है, अब ओवरऑल कंबाइन करके मतलब ये दोनों सॉल्यूशन की फॉर्म में आ गए। मतलब जब वो हमने उसको पानी के अंदर डाला, मतलब आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का कोई भी उठाया, पानी के अंदर डाला, सॉल्युबल किया है, तो अब उसके अंदर एक हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी में चेंज आ रहा है और दूसरा लेटेस्ट एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो अब इन दोनों को सॉल्यूशन की फॉर्म में देखेंगे कि अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में वो वाला ज्यादा सॉल्युबल होता है जिसकी डेल्टा एच सॉल्यूशन जो होती है चेंज इन एनर्जी वो आप लोगों के पास नेगेटिव में चली जाए, तो मतलब जो जितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज की तरफ जाते जाओ तो नेगेटिव की तरफ जा रहे हो ना, ये पॉजिटिव की तरफ, मतलब इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव की तरफ जाना, डिक्रीज का मतलब है नेगेटिव की तरफ जाना। जो जितना नेगेटिव होगा सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। वो यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेंगे कि मेन चीज जो अभी आप लोगों के पास है वो यहाँ पे आप लोगों ने थर्ड पॉइंट देखना है। ये मतलब कि ये कंक्लूजन पॉइंट है, इन सबको एक साथ कंबाइन करके हम लोग बोल देते हैं डिफरेंट इन एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, अब यहां पे कंबाइंड फॉर्म में बता रहा हूं, तो आप लोगों ने याद रखना है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा एच सॉल्यूशन से। ठीक है, अब ये जो डेल्टा एच सॉल्यूशन है, जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते जाते हो तो आप लोगों की तरफ किसके मतलब के डाउन द ग्रुप जब आप लोग जाओगे डाउन द ग्रुप, तो आप लोगों के पास डाउन द ग्रुप जाने की वजह से ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी
इंक्रीज हो जाएगी। अब यही हमने बात स्टार्ट में की थी, इसकी रीजंस हम लोगों ने दो बताई। अब ये चीज मेन चीज ये चीज याद रखनी है कि डेल्टा एच सोल्यूशन अगर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है इसका मतलब है कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि उनके अंदर से हीट निकल रही है, उनके अंदर हीट कम होती जा रही है, तो वो नेगेटिव है। तो मतलब कि यही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप लोगों के पास सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव हो रहा हो, ठीक है, कोई ऐसा कंपाउंड है अगर उसके अंदर ये चीज पॉजिटिव हो रही है सोल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद, तो मतलब कि वो आप लोगों के पास क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जा रही होती है, डिक्रीज होती जा रही है। यही था आप लोगों का। अब जाते हैं सल्फेट की तरफ। मैं इरेज कर दूं, सल्फेट का क्या सीन होगा, इसका उलट होगा, क्योंकि सल्फेट जो आयंस होते हैं वो उनका साइज ज्यादा होता है। तो जब साइज ज्यादा होता है तो जो नीचे वाले होते हैं वो ज्यादा बॉन्डली अट्रैक्ट हुए होते हैं, तो उनके अंदर क्या हो जाती है, एनर्जी कम रिलीज होती है। तो वो ज्यादा हम लोग बोलते हैं वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही होती। तो हम लोग ये बोलते हैं कि वो क्या है, थर्मली, मतलब कि पानी के अंदर जब डालोगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबिलिटी, मतलब कि ऊपर वाले जल्दी आप लोगों के पास आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, नीचे जाते जाते सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। अभी डिस्कस करते हैं उसको भी। आप लोगों के पास है नेक्स्ट सल्फेट का। तो अभी हमने कहा था कि सल्फेट का क्या सीन होता है। तो आप लोगों के पास जितने भी सल्फेट होते हैं ग्रुप 2 के बनने वाले, तो ग्रुप 2 के सल्फेट्स का क्या सीन होता है, उनका ये होता है कि उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही होती है या डिक्रीज, ये अब आप लोग बताओगे। लेकिन मैं कुछ चीजें आप लोगों को सिर्फ बता दूंगा, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद आप लोग डिसाइड करो कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। सबसे पहले यहां पे लेटेस्ट एनर्जी जो होती है, यहां पे जो आप लोगों के पास लेटेस्ट एनर्जी होती है वो आप लोगों के पास आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि लेटेस्ट एनर्जी वहां पे जल्दी जल्दी हीट रिलीज हुई, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। तो ये लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज लेस एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो मतलब कि यहां पे बोल क्या रहे हैं, यहां पे ये बोल रहे हैं जो लेटेस्ट एनर्जी है इसकी, ठीक है, सल्फेट की, ये लेटेस्ट एनर्जी की बात कर रहे हैं। यहां पे लेटेस्ट एनर्जी लो हो रही होती है, लेकिन हाइड्रोजन के एच के मुकाबले में, हाइड्रेशन एनर्जी के मुकाबले में कम। ये बहुत ज्यादा, ये बहुत तेजी से नीचे हो रही होती है, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसकी बात, ये बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो रिएक्शन होता है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहां पे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से डेल्टा एच सोल्यूशन का क्या हो जाता है, पॉजिटिव। क्या हो जाता है, पॉजिटिव। क्या हो जाता है, पॉजिटिव। समझ आ गई है। तो ये जब ये पॉजिटिव हो जाता है तो ये आप लोगों को डेफिनेटली पता चल गया होगा कि डाउन द ग्रुप आप लोगों के पास क्या हो रही होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है। क्या हो रही होती है, डिक्रीज। आप लोगों ने पहले कहा डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए तो डिक्रीज हो जाती है, रीजन आप लोगों के सामने है। तो हम लोग इसका ट्रेंड लिख लेते हैं। ट्रेंड आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि ट्रेंड क्या बनेगा। आप लोगों के पास एम वाला की तरफ, आप जो पहले बना रहे थे ना, आप इस तरीके से बीच में इसकी तरफ साइन बना लो कि जो मैग्नीशियम सल्फेट था, तो वो आप लोगों के पास क्या हो रहा है, MgSO4 जो था, तो वो आप लोगों के पास ज्यादा जल्दी सॉल्युबल होगा। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद आप लोगों के पास SrSO4, उसके बाद BaSO4। तो ये आप लोगों के पास इस तरीके का ट्रेंड बनेगा। समझ आ गई है। ये आप लोगों का यहाँ पे खत्म। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक। अगर एक्सरसाइज या कोई असिस्टेंट मसला हुआ तो आईडी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये आप लोग बेसिकली आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो 9th 10th क्लास में। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी ना, और वगैरह का निकलना, अच्छा जी। उसके बाद रिडक्शन मेथड का होना, मतलब जिसमें हीट दी जाती है, तो यहाँ पढ़ चुके हो भैया। तो आप लोगों ने क्या करना है, वही मेथड का इस्तेमाल करने हैं। तो पहला आप लोगों ने क्या पढ़ रहे हो, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। प्यूरिफिकेशन की तरफ बाद में जाते हैं, पहले क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन के बेसिकली आप लोगों के पास 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स। जो पहला स्टेप्स होता है वो ओर का बनना, ठीक है। तो याद रखो आप लोगों के पास जितने भी ग्रुप 2 के मेटल्स हैं वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में। या तो कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं, या ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं,
या सल्फेट्स की फॉर्म में होते हैं, अभी आप लोगों ने देखे हैं। तो ये आप लोगों के पास कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, और यही कंबाइंड फॉर्म मतलब कि मिनरल फॉर्म ऑफ मेटल जो होती है, जिसके अंदर ये निकलता है, जिसके अंदर मेटल रहता है, ठीक है, उस फॉर्म को ओर का नाम दिया जाता है। ठीक है, और की समझ आ गई आप लोगों को, कोई मसला नहीं। तो अब आप लोगों के पास दूसरा क्या होता है, दूसरा रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब, रोस्टिंग ये नहीं है कि किसी को आप लोग वैसे रोस्टिंग करने का बोलते हैं ना, इस बंदे को रोस्ट करो, रोस्ट में क्या होता है, गर्म होता है ना, उसको जलन होती है ना, यही बात यहाँ पे। तो आप लोगों ने क्या करना है, रोस्टिंग उसकी करवानी है। ठीक है, तो आप लोग उसको क्या करवाते हो, रोस्टिंग। ठीक है, क्या करवाई जाती है, रोस्टिंग। रोस्टिंग में आप लोग क्या प्रोवाइड करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो। ठीक है, हीट की वजह से उसको इसके पास से अलग करते हो, ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो हमें आप लोगों को रोस्टिंग करके बताता हूँ यहाँ के एलिमेंट की, ठीक है, कंपाउंड की। तो आप लोग रोस्टिंग की तरफ आ जाओ। कि आप लोगों के पास अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो आप लोग अगर उसको हीट देते हो, तो वो क्या किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये चीज का बनना, हीट देकर उसको कंपाउंड के अंदर टूटना, मतलब कि यहां पर इसकी क्या हो रही होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही होती है। क्या हो रही होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो रोस्टिंग के अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है। समझ आ गई, इतना आसान है कि रोस्टिंग के अंदर क्या हो रहा होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही होती है। तो दूसरे स्टेप की भी समझ आ गई कि पहले और उठाया, और की अब क्या करवा दी, रोस्टिंग की, कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट है, उसकी रोस्टिंग करवा के ऑक्साइड करवा दिया। अब जो लास्ट जो है थर्ड स्टेप है, वो क्या है, रिडक्शन का। क्या है, रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़े थे, किसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तो मतलब कि इसके आखिर में क्या करवाई जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो आप लोगों के पास प्योर फॉर्म ऑफ कैल्शियम निकल आएगा, कैल्शियम मेटल बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये होते हैं तीन स्टेप, एक्सट्रैक्शन, रोस्टिंग एंड रिडक्शन। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये जो इस्तेमाल करना है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये हमेशा इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों को पता है ना किस फॉर्म में होता है, लिक्विड या मोल्टन, जिसको आप लोग बोल दो, तो मोल्टन फॉर्म में होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, जिसके आप लोग रिडक्शन करवा रहे हो, सबसे पहले उसको इतनी हीट हो कि उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करो, फिर उसको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाओ। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब उसको तोड़वाओ, तो मैग्नीशियम अलादा, यानी कैल्शियम जो भी होगा वो अलादा, ऑक्सीजन अलादा, तो आप लोगों को प्योर मेटल मिल जाएगा। अब आते हैं प्योरिफिकेशन की तरफ। अब टॉपिक है प्योरिफिकेशन का, प्योरिफिकेशन का टॉपिक। तो प्योरिफिकेशन में आप लोग इसके नाम से पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पे चीजों को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, और ज्यादा ओरिजिनल फॉर्म निकालते हैं। ओरिजिनल फॉर्म मतलब कि प्योर फॉर्म, क्या निकाली जाती है, प्योर फॉर्म इसमें निकाली जाती है। अब प्योर फॉर्म निकालने के लिए भी आप लोग क्या करते हो, जितने भी चीजें होती हैं वो चीज याद रखना कि कभी कभी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस भी करवाया जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस भी आता है। और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आप लोग क्लोराइड्स को कन्वर्ट करते हो, आप लोग क्लोराइड की फॉर्म में हो या ऑक्साइड की फॉर्म में हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किधर किया, हाँ ये ऑक्साइड की फॉर्म में था, इलेक्ट्रोलिसिस करना सिखाई थी। अब मैं ये बताता हूँ कि क्लोराइड्स की फॉर्म में हो तो भी होती है। तो प्यूरिफिकेशन ज्यादातर कुछ दो स्टेप्स होते हैं, मैं भी बता देता हूँ कि इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि दो मेन ऐसे हैं कि उन चीजों से आप लोग प्योरीफाई कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स को मैं डिस्कस करूंगा, एक ऑक्साइड की फॉर्म में होगा जो कि आप लोगों के पास बेरिलियम है, ठीक है, और दूसरा आप लोगों के पास रेडियम। ठीक है, तो ये दो आप लोगों ने देखने हैं। ये दो आप लोगों के पास ऐसे हैं ना जो क्लोराइड है, क्या है, क्लोराइड है। तो ये डायरेक्टली आप लोग इनको क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवा सकते। तो इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग इनके नहीं करवा सकते, तो फिर आप लोग इनको क्या करवाते हो, पहले क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट करते हो, जिस तरह BeCl2, ठीक है, और उस तरह रेडियम RaCl2। तो आप लोगों के पास ये रेडियम, अब रेडियम आप लोगों के पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आप लोग इनको क्या करते हो, पहले क्लोराइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हो। जब क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट कर लो, तो क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आप लोग इनको क्या करते हो, लादा लादा करते हो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर बेरिलियम हो तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी या किसी और तरीके से आप लोग इसको लादा करोगे। सुनो, बेरिलियम है ना, मैं एग्जांपल से अभी BeCl2 उठा लेता हूं। तो आप लोग बोलते हो BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, इसको कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, तो गौर से सुनना। अब इसके लिए आप लोगों को चीजें चाहिए ना, क्या चीज चाहिए, और कि मतलब कि हम लोग बेरिलियम का सीन पढ़ेंगे सिर्फ कि बेरिलियम है, बेरिलियम आप लोगों के पास डायरेक्टली प्योरीफाई नहीं हो रहा, इसके लिए आप लोग इसका ओर उठाओ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसकी यही प्रोसेस जो अभी ओर के बाद क्या होती है, रोस्टिंग, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आप लोग लिखोगे
एक्सट्रक्शन हम लोग लिख लेते हैं, मतलब एक्सट्रक्शन का प्रोसेस और होता है, यानी कि आप लोगों के पास रोस्टिंग हो रही होती है। रोस्टिंग तो मतलब इसके साथ हम लोग फ्लोराइड आयन को ऐड करवाते होते हैं। तो उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है ना, उसको बोलते हैं प्योरीफाई। तो अब यहाँ पे प्योरिफिकेशन का प्रोसेस आएगा। तो ये स्टेप्स, इसके 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके और का पता होना चाहिए। आप लोगों के पास और होता है Be3Al2, याद कर लो अपने पास SiO3 ये आप लोगों के पास ये और फॉर्म है किसकी, बेरिलियम की। हमने इसके पास से किसको अलग करना है, बेरिलियम को। सबसे पहले उसकी रोस्टिंग करवाओगे। रोस्टिंग का मतलब है कि एसिड डाइजेशन, मतलब कि एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे, सिंपल, ठीक है। एक्सट्रक्शन तभी मैंने इसको नाम दिया है। एक्सट्रक्शन का मतलब होता है उधर से निकालना किसी भी चीज को, किसी जी यहाँ पड़ा है ना, इसके अंदर से मार्कर को निकाल लो, इसका मतलब एक्सट्रक्शन। तो एक्सट्रक्शन करवाओगे इस पूरे कंपाउंड में से, इस पूरे ओर में से। जब इसको एसिड का रिएक्शन करवाओगे, बेरिलियम अलग फॉर्म में निकलेगा। किस फॉर्म में निकलता है, बेरिलियम OH और ट्वाइस की फॉर्म में, ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। अब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग फ्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये BeF2 बन जाता है। BeF2 मतलब फ्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करवाओगे, वाटर निकल गया और फ्लोराइड आके इसके साथ अटैच हो गया। अब BeF2 बच गया ना। अब BeF2 को आप लोग क्या करवाओगे, मैग्नीशियम को ऐड करवाओगे। मतलब कि यहां से इसकी करवा रहे हो रिडक्शन, तो मतलब यहां पे आप लोग किसको ऐड करवाओगे, Mg को। किसको, Mg को। अब Mg क्या करेगा, F2 को साथ लेकर क्या बना देगा, MgF2, और साथ में आप लोगों के पास बेरिलियम निकल गया। अब ये जो बेरिलियम निकला है, ये प्योर फॉर्म है। तो सबसे पहले उसका ओर होना जरूरी है। उस ओर को एसिड डाइजेशन करवाओगे। एसिड डाइजेशन का मतलब है उसके साथ किसी एसिड को रिएक्शन करवा के उसको हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करवाओगे। हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उसको साथ फ्लोराइड आयन को ऐड करवा के BeF2 करवाओगे। मतलब ये डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट हो रहा, हाइड्रोक्साइड को हम लोग डायरेक्टली नहीं उससे बेरिलियम को अलग कर सकते। तो फ्लोराइड आयन के अंदर फ्लोराइड आयन को रिएक्शन करवाने के बाद BeF2 हुआ। अब BeF2 को हम लोगों ने Mg के साथ रिएक्शन करवाया, क्योंकि बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो मैग्नीशियम क्या होगा, इसके डायरेक्टली मिल जाएगा, फ्लोरीन उसको छोड़ के मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा, बेरिलियम हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। मैं यहां पर ही आप लोगों के पास कर देता हूं मैग्नीशियम की, ठीक है। तो मैग्नीशियम की आप लोग देख लो कि अगर हम लोगों के पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, ठीक है, मैं सिंपल यहां से Mg की बात करता हूं, मैग्नीशियम की Mg, ठीक है, वो आप लोगों के पास ऑक्साइड फॉर्म में हो या क्लोराइड फॉर्म में हो, तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस या होती है या कौन सा प्रोसेस होते हैं वो देख लेते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि इसका लिए और होना जरूरी है, ठीक है। और मिल गया। और के बाद आप लोग इसका सेकंड प्रोसेस एक्सट्रक्शन जो भी देखा है, और लास्ट प्रोसेस आप लोग कौन सा करोगे वो भी मैं बताता हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करनी है, सबसे पहले उसका और होना चाहिए। तो जो सी वाटर है आप लोग इसको भी यहां से भी इस्तेमाल कर सकते हो या ब्राइन से ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, और है, मतलब इस फॉर्म में ये आप लोगों के पास मैग्नीशियम मिलेगा। सेकंड आप लोगों के पास है एक्सट्रक्शन। एक्सट्रक्शन क्या चीज होती है, एक्सट्रक्शन ये है कि अब इसको ऐसे कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना है जिसके बाद इसको अलग करना आसान हो जाए। तो आप लोग क्या करते हो, जब इसको क्या करवाते हो, इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये कन्वर्ट हो जाता है MgCl2 के अंदर, MgCl2 के अंदर। तो अब जब MgCl2 आ गया, अब ये जो लास्ट प्रोसेस है ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हो। आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा था फ्रिक्शन डिस्टिलेशन का, तो यहां पे इसकी करवाई जाएगी फ्रिक्शन डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रिक्शन डिस्टिलेशन से आप लोगों के पास प्योर मैग्नीशियम आप लोगों को मिल जाएगा। तो तीन स्टेप्स हैं, इसकी भी 3 स्टेप्स याद कर लो, इसकी भी 3 स्टेप्स याद कर लो, आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। यहां तक ही था आप लोगों का टॉपिक। अगर कोई भी मसला आप लोगों को, आप लोग अभी भी, मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि मैं आप लोग मुझ पे यूट्यूब मतलब व्हाट्सएप में होना इंटर होना चाहते हो तो वो बता दो। अगर आप लोगों के पास इसमें मतलब कोई इशू है व्हाट्सएप का, नंबर्स का, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इंस्टा आईडी पे हमें बता सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या कर देता हूँ, इंस्टा की आईडी लिख देता हूँ सामने, 1 मिनट। ये आईडी आप लोगों के पास शेर अली 4581 के नाम से। तो आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया या आप लोगों को कोई असेसमेंट वगैरह समझ नहीं आ रही, तो वो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो, तो वो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर मैं समझा दूंगा। अगर सॉल्व करने की हुई तो मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।